गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली योर काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, कई बार जेनेटिक्स के अंदर, और उसको वो काई स्क्वायर टेस्ट के साथ लिंक करते हैं। ठीक है, तो पहले आप इस टेस्ट को हम समझते हैं, और फिर क्योंकि इस टेस्ट को वो अलग अलग जैसे एपिस्टेसिस से भी लिंक करते हैं, बट एपिस्टेसिस चलो अभी आपने पढ़ा नहीं है, बट अभी आपको काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, देखो काई स्क्वेयर टेस्ट अगर मैं आपको जनरल बताऊं तो काई स्क्वेयर टेस्ट बेसिकली क्या है कि जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, जैसे हमने जेनेटिक्स के अंदर आपके जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके पास एक रेशियो आई है। ठीक है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने क्या कहा था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशियो आई थी, जैसे अगर हम फिनोटिपिक रेशियो की बात करें 3:1। ठीक है, और जो आपकी डाई हाइब्रिड था उसमें जैसे क्या रेशियो आई थी आपकी, 9:3:3:1। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, दिस इज एक्सपेक्टेड रेशियो। एक क्या होता है, एक चीज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और एक होता है ऑब्जर्व। क्योंकि एक तो आपने कह दिया कि 3:1 आना चाहिए, और एक आपने कह दिया एक वैल्यू जो आपने ऑब्जर्व करी है। अब क्या होता है ना कि जो बेसिकली ऐसा तो है नहीं कि मे बी आप एग्जैक्ट वैल्यू यू विल गेट, जैसे आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो मे बी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, वो अब बात यह है कि वो किस मतलब लिमिट तक ऑब्जर्व्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है उसको हमें एक्सेप्ट करना है, और कब हमें उसे रिजेक्ट करना है। तो ये जो काई स्क्वेयर टेस्ट है ना, ये आपको ये कंक्लूड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, मेन तो क्या ना, मेन तो एट द एंड जो इसका रिजल्ट है, मेन तो हमें वही समझना है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि आपको टिपिकल ज्यादा कैलकुलेशन करने को आएगी एग्जाम के अंदर, ऐसा नहीं होता ना। वैसे तो कहता है एक डाटा होता है, आप उस पूरे डाटा को सॉल्व करो एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। हमें सिर्फ हम इसको सारा पहले अंडरस्टैंड करेंगे, एट द एंड दो तीन मेन पॉइंट्स हैं जो आपको बेसिकली पता होने चाहिए, बट वो पॉइंट्स आपको तभी क्लियर होंगे जब आप पूरे टेस्ट के बारे में आपको नॉलेज होगी। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इसमें। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बता रखा है कि अभी तक हमने बेसिकली मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस, या चलो आपके ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब देखो उसने आपको क्या बताया, कहते हैं जो मेंडल ने बेसिकली बात करी, फॉर एग्जाम्पल 3:1, मेंडल 3:1 मोनो हाइब्रिड एंड 9:3:3:1 डाई हाइब्रिड क्रॉसेज आर हाइपोथेटिकल प्रिडिक्शंस। क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग एग्जैक्ट, ये हाइपोथेटिकल है। अब एजम्पशंस क्या थी, क्योंकि आपने ये जो रेशियो आई है ना, पहले आपको इसके जम्पशंस पता होनी चाहिए। आपने क्या कहा, ईच एलील इज डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है ना, आपने कहा था एक एलील डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। जैसे आपने उसमें टॉल वाला लिया था, उसमें आपने लिया था राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। सेग्रीगेशन इज अनएम्पीडेड। अनएम्पीडेड का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि कुछ हिंड्रेंस आ रही है, एलील्स हैं वो आराम से सेग्रीगेट कर रही हैं। तीसरा उसने क्या कहा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर्स एंड फर्टिलाइजेशन इज रैंडम। ये सभी एजम्पशंस हैं। ये जो आप रेशियोज की बात कर रहे हो ना, ये रेशियोज जो है ये हाइपोथेटिकल प्रिडिक्शन है। ठीक है ना, और एजम्पशंस क्या है, एलील डोमिनेंट रिसेसिव है, सेग्रीगेशन अनइम्पीडेड है, ऐसे नहीं है कि एलील की सेग्रीगेशन में कुछ हिंड्रेंस आ रही है, फर्टिलाइजेशन रैंडम है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर्स। द फाइनल टू एजम्पशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय चांस इवेंट। क्योंकि अब जैसे हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करी थी, तो वो तो कोई भी आ सकता है। जैसे आपने क्या कहा था कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। अब इसमें क्या ना, आपने कहा कि सेग्रीगेशन जो असॉर्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है। तो वो अब एट द एंड तो पता नहीं ना कितने कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले बने हैं, कितने कैपिटल आर स्मॉल वाई वाले बने हैं। तो जो लास्ट के दो इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और फर्टिलाइजेशन, ये दोनों चांस इवेंट है एंड देयर फॉर सब्जेक्टेड टू द रैंडम फ्लक्चुएशन। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको आपको नहीं पता ना कि कौन सा पॉलन ग्रेन कौन से एक्सेल के साथ कर रहा है, कौन से गैमिट्स बन रहे हैं। हमें टाइप्स का पता है, बट हम नंबर के बारे में नहीं कह सकते। आपने कह दिया कैपिटल आर कैपिटल वाई बनता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई बनता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई बनता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई बनता है, बट आप नंबर्स की बात नहीं कर रहे हो। हम यहाँ पे सिर्फ आउटकम्स की बात कर रहे हैं कि पॉसिबल हो क्या सकते हैं। अब जैसे अगर आप कहोगे, अब आप तो ये कहोगे कि अगर चार बन रहे हैं तो एक कैपिटल आर कैपिटल वाई होना चाहिए, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना। अब मान लो टोटल 100 गैमिट्स बने, ठीक है,
क्या पता 100 में से 40 कैपिटल आर कैपिटल वाई बन गए, तो वो तो अभी हम कुछ भी ऐसा कह नहीं सकते। ठीक है, इस चीज को हम बेसिकली कैसे समझ सकते हैं? द कंसेप्ट ऑफ चांस डिविजन इज मोस्ट इजिली इलस्ट्रेटेड बाय टॉसिंग ए सिंगल कॉइन न्यूमरस टाइम। आप एक कॉइन को न्यूमरस टाइम बेसिकली क्या करो, टॉस करो। अब देखो, और आप नंबर ऑफ हेड्स और टेल्स को ऑब्जर्व करो। अब ईच टॉस में आपको पता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल आने की हाफ है। ठीक है, अगर आप कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस कर रहे हो तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि 500 टाइम्स हेड आना चाहिए, 500 टाइम टेल आना चाहिए। बट थोड़े बहुत तो फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकती है ना। दैट इज 486 हेड आ गए, 514 के आगे टेल्स आ गए। दैट इज एट्रीब्यूटेड टू चांस। ठीक है ना, तो वो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं जब गैमेट्स बन रहे हैं और जब फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो थोड़ी बहुत तो डेविएशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये कहो कि आपने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, आपने कहा कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैंने कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस करा। ठीक है, जैसे आप वैसे के एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस किया। आपने क्या किया कि वट यू आर एक्सपेक्टिंग कि 1000 में से 500 हेड आने चाहिए और 500 टेल आने चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत डेविएशन चलो आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन आप ये कहोगे कि 1000 के 1000 बारी हेड आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/2 की पावर मतलब 1000 है। 1/2 इंटू 1/2, तो ये तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। आप ये कहोगे, आप 1000 टाइम टॉस करो और 1000 के 1000 टाइम हेड आ जाए या 1000 टाइम टेल आ जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी तो दैट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तो बेसिकली मेन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जैसे हमने कॉइन का एग्जांपल लिया कि आप तो आपने आपने कह दिया ना टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो 1000 में से अगर एग्जैक्ट की बात करें तो एग्जैक्टली 500 हेड 500 टेल आने चाहिए। बट क्योंकि दिस इज समथिंग, इसमें आपका तो है नहीं कि आप कंट्रोल तो है नहीं, यू आर जस्ट आप तो कॉइन को टॉस ही कर रहे हो, तो यू कैन गेट एनीथिंग। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन जो है यू कैन से दैट इज बाई चांस आई है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल हमने एग्जांपल लिया। तो यही होता है ना जेनेटिक्स में, आपको ना दो चीजें ध्यान रखनी है। जैसे हम कॉइन टॉसिंग कह रहे हैं, ऐसे ही जो आपके गैमिट फॉर्मेशन है और जो फर्टिलाइजेशन है, सो दे आर ऑल्सो नॉट कंट्रोल्ड। एंड द सेकंड थिंग इज दैट वी नीड टू कीप द सैंपल साइज लार्ज। आप कह रहे हो कि मैं कॉइन को 10 टाइम टॉस कर रहा हूं, तो उसमें तो ऐसा भी हो सकता है कि 8 हेड आ जाए 2 टेल आ जाए, या 8 टेल आ जाए 2 हेड आ जाए। तो सैंपल साइज अगर आप छोटा लेके चलोगे तो आपको डेविएशन ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है ना, आपने कहा कि मैंने 10 टाइम कॉइन को टॉस करा। ठीक है, यू आर एक्सपेक्टिंग कि 5 हेड आ जाए और 5 टेल आ जाए, बट आपके पास 8 हेड आ गए और 2 टेल आ गया। यू कैन सी कि कितनी ज्यादा डेविएशन है। तो व्हेन we are doing any experiment of genetics, one thing also we keep in mind, we have to take the sample size large। जितना आप सैंपल का साइज बड़ा लेके चलोगे तो जो डेविएशन बाय चांस आनी है वो उतनी मिनिमम होगी। ठीक है ना, जो आप कह रहे हो कि 1000 में से फॉर एग्जांपल 486,514, दिस इज नॉट दैट मच डेविएशन। कोई थोड़ा ही तो डिफरेंस है ना, ज्यादा नहीं है। बट जब आप 10 में से 8 2 बोल रहे हो तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 80% ये रिजल्ट आया है और आपका 20% ये रिजल्ट आया है। 80-20 में तो कितना फर्क है, जबकि आप अगर ये लिख रहे हो कि 1000 में से 486 एंड 514, तो 48.6% एंड 51.4%, दिस इज नॉट दैट मच। इसमें तो 3% का डिफरेंस है, और 20 और 80% में तो 60% का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम समझेंगे कि बेसिकली काई स्क्वायर एनालिसिस। सबसे पहले हम काई स्क्वायर वैल्यू की बात करते हैं कि काई स्क्वायर वैल्यू आपकी होती क्या है। तो जो काई स्क्वायर है उसमें उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेनली हमें पहले वो देखना है। ठीक है, वो चलो हम यहीं से समझते हैं। अब ये यहां पर आपको एक क्या दे रखा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या दे रखा है आपको, मोनो हाइब्रिड। सो एज यू नो कि जब आप कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से करा रहे हो, तो व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेड रेशियो, 3/4 1/4। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके पास टोटल 1000 है, सो यू आर एक्सपेक्टिंग कि 750 आए और 250 आए। बट जब आपने ऑब्जर्व करा तो कितना आया, 740 एंड 260। ठीक है, मतलब टोटल हम दोनों सेम ही लेके चलेंगे ना कि 1000 है 1000 है। आई 740 260 है, एक्सपेक्ट आप कर रहे थे 750 250। पहले आप निकालते हो डेविएशन। डेविएशन क्या होती है, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब जैसे यहां पर आप 740 माइनस 750 करोगे तो -10 आ जाएगा।
और 260 में से 250 को माइनस करोगे तो +10 आएगा। तो हमें ना नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए होती। तो व्हाट वी डू, हम डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, डेविएशन का स्क्वायर। तो यहाँ भी 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, और इधर भी मतलब -10 का स्क्वायर भी 100 है, +10 का स्क्वायर भी 100 है। फिर हम क्या निकालते हैं, डेविएशन का स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेड। जो भी डेविएशन का स्क्वायर आया है, यहाँ पे 100 है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी 750। 100/750 आया 0.13, और 100/250 कितना आया 0.40। ये और इन दोनों को जो ऐड करा है वो हमारी काई स्क्वायर वैल्यू है। मतलब काई स्क्वायर वैल्यू इज बेसिकली सम ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेड। मतलब यहां पर जो भी डेविएशन का स्क्वायर आया था उसको आपने एक्सपेक्टेड से डिवाइड करा, और उसके बाद जो वैल्यू आई है दैट इज योर काई स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, सम ऑफ दोनों का सम 0.13 एंड 0.40। ठीक है, ये पी वैल्यू क्या होती है इसके ऊपर अभी हम बाद में आएंगे, जो पी वैल्यू यहां पर मेंशन है। तो डेविएशन का स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेड, ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0.53। ठीक है, अगर एग्जाम में कई बार आपके पास डाटा आता है, दिस इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, यू जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट। ऑब्जर्व्ड में से आपने एक्सपेक्टेड को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि अब जैसे डेविएशन कई बार जैसे नेगेटिव भी आ रही है, दैट इज वाई वी टेक स्क्वायर। क्योंकि जो नेगेटिव में आई है ऑब्वियसली आफ्टर स्क्वायर वो प्लस हो जाएगी, एंड डेविएशन का स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेड। ठीक है, व्हाट इज दिस पी वैल्यू, ये हम बाद में आएंगे इसके ऊपर कि पी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, और एक चीज हम और यूज करते हैं अभी जब हम आगे कुछ डाटा देखेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपके पास एक वैल्यू आई है, अभी हम उसके सिग्निफिकेंस की बात नहीं कर रहे कि काई स्क्वायर की जो 0.53 वैल्यू है, व्हाट दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज इंडिकेटिंग, एंड व्हाट इज बेसिकली योर पी वैल्यू। ठीक है, अभी इन दोनों पे आएंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको क्या बताया कि हमें काई स्क्वायर कैसे निकालना है। एक चीज और हमें यहां पर ऐड करनी होती है, वो होती है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। क्या होती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जैसे आपके पास यहां पर कितने फिनोटाइप आए हैं, दो ही फिनोटाइप है ना, जैसे या तो टॉल है या ड्वार्फ है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि जितने भी फिनोटाइप्स आए हैं उसमें से -1 कर दो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया 1। अगर मैं बात करूं डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो यहां पर कितने फिनोटाइप्स आए हैं 4 आते हैं ना, ये फिनोटिपिक की तो रेशियो है। भाई इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना, ये जो आप लिख रहे हो ये फिनोटिपिक रेशियो ही है, दिस इज नॉट जीनोटिपिक रेशियो। 3:1, 9:3:3:1। तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, टोटल फिनोटाइप्स कितने हैं, 4 में से किसको माइनस करना है 1 को, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है 3। अब ये भी आपको पता लग जाएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी क्या है, क्योंकि ये तीनों मैं आपको एक टेबल और एक ग्राफ की फॉर्म में दिखाऊंगा, जहां पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, जहां पे काई स्क्वायर होता है, जहां पे पी वैल्यू होती है। क्योंकि आप ये कहोगे ना कि ये काई स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग पी वैल्यू कहाँ से आई, तो हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कैसे निकालनी है। हमारे पास एक टेबल होती है, हमारे पास एक ग्राफ होता है, तो वो टेबल ग्राफ से आपको पता लग जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको काई स्क्वायर निकालना आ गया। ठीक है, पी वैल्यू क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिंपली जितने फिनोटाइप्स आ रहे हैं उसमें से -1 करना है। ठीक है, जैसे आगे ना मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में क्या होता है ना, ये वाली जो रेशियो है ये मॉडिफाई हो जाती है। जैसे मान लो एपिस्टेसिस, एक एपिस्टेसिस हम पढ़ते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस, उसमें जो रेशियो आती है वो आती है 12:3:1। है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस ही, बट वो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक्सटेंशन है मेंडेलियन जेनेटिक्स की। आप कह रहे थे रेशियो आनी चाहिए 9:3:1। ठीक है, बट रेशियो आ रही है 12:3:1, तो उसका रीजन अलग होता है कि वो रेशियो क्यों आ रही है। अब इस केस में कितने फिनोटाइप हैं, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी 2। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मतलब एक जैसे एक एक आएगा जिसमें होगी 9:7, तो फिनोटाइप दो ही है ये डाई हाइब्रिड ही, क्योंकि 16 दिख रहे हैं आपको, 12, 12, 3, 15 एंड 1, 16, और 9 और 7 भी मिला के कितना है आपका 16। तो टोटल 16 ही है। तो डाई हाइब्रिड में आपके पास टोटल 16 आते हैं, बट ये रेशियोज जो आपको दिख रही हैं इसके पीछे रीजन होता है एपिस्टेसिस। इसके पीछे क्या रीजन होता है आपका एपिस्टेसिस। ठीक है, एपिस्टेसिस चलो अभी आपने डिस्कस नहीं किया, बट जब हम एपिस्टेसिस पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर भी आपको काई स्क्वायर वैल्यूज को जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम क्या पढ़ेंगे एपिस्टेसिस।
तो वहां पर भी आपको इन वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई। तो मेन अभी मेरा मोटिव आपको सिर्फ ये बताने का था कि आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मीन्स जितने भी आपके पास पॉसिबल फिनोटाइप्स आ रहे हैं उसमें से -1 कर देना है, ठीक है। अब देखो सेम वे इसने अप्लाई करके डाई हाइब्रिड क्रॉस, जैसे 9331, ठीक है। आप आपके पास एक्सपेक्टेड नंबर था 567, ठीक है। मतलब जैसे एक वैल्यू है 1008, उसको आपने 9331 में डिवाइड कर देना है। सो यू आर एक्सपेक्टिंग कि 567, अगर हम बेसिकली बात कर रहे हैं जैसा जो क्रॉस हमने पढ़ा था राउंड येलो रिंकल ग्रीन का, तो 567 उसमें क्या आने चाहिए, राउंड एंड येलो। 189 राउंड ग्रीन, 189 wrinkled yellow, and 63 wrinkled green. This is something which you were expecting. Observed value 587, 197, 168, 56, ठीक है। फिर आप वही डेविएशन निकालो, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड, +28, -21, -7। देन यू डू द स्क्वायर ऑफ डेविएशन। 20 का स्क्वायर होता है 400, 8 का स्क्वायर होता है 64, 21 का स्क्वायर होता है 441, और 7 का स्क्वायर होता है या -7 का स्क्वायर है 49। अगेन सेम, डेविएशन का स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेड। 400 को डिवाइड करो 567 से, 64 को डिवाइड करो 189 से, टू उसके बाद फिर आप 441 को डिवाइड करो अगेन 189 से, और 49 को आप डिवाइड करो 63 से। आगे चार वैल्यूज, चारों को ऐड कर दिया तो काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4.16, ठीक है। काई स्क्वायर इज जस्ट द जो डेविएशन का स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेड, उन सबका सम करना है, ठीक है। और यहां पर भी आपको क्या देखने को मिल रही है, पी वैल्यू विच इज 0.26, ठीक है। अभी जो इस टेबल से आपने सीखना है वो सिर्फ आपको काई स्क्वायर कैसे निकालना है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑल्सो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें कैसे निकालनी है। बट पी वैल्यू वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि पी वैल्यू एक्चुअली होती क्या है, ठीक है ना, कि पी वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, ठीक है। क्योंकि आगे अगर आप रिसर्च भी करोगे तब भी आपको काई स्क्वायर, क्योंकि हम जेनेटिक्स में डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के डाटा होते हैं ना, जैसे कोई भी डाटा है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं, ठीक है। कोई टी टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है, तो हर एक टेस्ट का अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है। बट अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि जो मेन क्या सिर्फ मोटिव है, जैसे आपने कहा कि एक्सपेक्टेड था, ये ऑब्जर्व्ड है। अब ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, आपको वैसे भी दिख रहे हैं, ज्यादा नहीं है, ये तो वैसे भी आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ना, ये जो डेविएशन है ये बाय चांस है, ये है, ठीक है ना। बट कई बार आप कुछ ऐसे टेस्ट कराते हो जिसमें आपको ऑब्जर्व वैल्यू बहुत डिफरेंट देखने को मिल रही है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट थिंग। आपको कुछ ना कुछ फिर और भी एंगल से देखना पड़ेगा कि वो जो डेविएशन इतनी ज्यादा आ रही है उसका क्या रीजन है, ठीक है ना। क्योंकि जो थोड़ी बहुत वेरिएशन है दैट यू कैन से कि वो बाई चांस आ रही है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन रैंडम है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है, तो थोड़ी बहुत तो डेविएशन, बट वो किस हद तक, बात यही हो रही है कि कहां पर हम एक वैल्यू सेट करें कि वो जो डेविएशन है उसको हम इस हद तक एक्सेप्ट करेंगे। अगर उससे ज्यादा डेविएशन आपको देखने को मिली तो आप फिर रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब देखो यहां पर, अब हम ये जो काई स्क्वायर की वैल्यू आई है, अब हमें इसे क्या करना है, इसकी हम कैलकुलेशन की बात करेंगे, और एक हम नल हाइपोथेसिस देते हैं, ठीक है। अब वो हम डिस्कस करेंगे नल हाइपोथेसिस क्या होता है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, इन जेनेटिक्स बीइंग एबल टू इवेल्युएट ऑब्जर्व डेविएशन इज ए क्रूशियल स्किल। चलो जी, डेविएशन तो आ गया है, बट उसको आप इवेल्युएट कैसे करोगे, कह रहा वो क्या है, क्रूशियल स्किल है। व्हेन वी एज्यूम दैट डाटा विल फिट इन ए गिवन रेशियो, आपने कह दिया कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं 1:1 आए, आप कह रहे हो 3:1 आए, 9:3:3:1 आए, तो हम एक हाइपोथेसिस देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। इट इज सो नेम्ड, नल का मतलब क्या होता है, जीरो, मतलब नल का मतलब तो क्या होता है, जीरो। इट इज नेम्ड बिकॉज द हाइपोथेसिस एज्यूम्स दैट देर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यूज एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यूज, कि ज्यादा
ज्यादा रियल डिफरेंस नहीं है, इतना डिफरेंस नहीं है। इफ यू आर सेइंग कि एक वैल्यू 500 है एंड द अदर वैल्यू इज 514, तो दैट इज नॉट दैट मच डिफरेंस। एनी apparent डिफरेंस कैन बी एट्रीब्यूटेड प्योरली टू चांस। आप उसको एक कह सकते हो कि वो बाय चांस आया है। द वैलिडिटी ऑफ द नल हाइपोथेसिस फॉर ए गिवन सेट ऑफ डाटा। अब आपने एक हाइपोथेसिस तो दे दिया कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जो डेविएशन है वो बाय चांस आई है। अब क्या होगा, जो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे उसमें या तो आप इसको रिजेक्ट करोगे। रिजेक्ट तब करोगे जब डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और आप उसको बाय चांस जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप प्योरली टू चांस एट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि कोई और रीजन है जिसकी वजह से ये डेविएशन देखने को मिल रही है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने कहा कि मैं कोई भी डाई हाइब्रिड क्रॉस कराऊं तो मेरी रेशो 9:3:3:1 आनी चाहिए अगर आप हेट्रोजाइगस करा रहे हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैंने जो हेट्रोजाइगस क्रॉस कराया, जो डाई हाइब्रिड वाला, मेरी रेशो 9:7 आ रही है। पहली बात है तो चार फिनोटाइप नहीं आ रहे, ठीक है। आप क्रॉस वही करा रहे हो, यू आर टेकिंग टू कैरेक्टर्स बट यू आर गेटिंग रेशो 9:7। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब आप ये दिस इज समथिंग यू आर एक्सपेक्टिंग एंड दिस इज समथिंग यू आर गेटिंग। तो यहां पर तो आप उसको रिजेक्ट करोगे ही करोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो है ही नहीं ना। यू हैव टू एक्सप्लेन। आपको कुछ ना कुछ और देखना पड़ेगा कि ये जो रेशो आ रही है इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है ना। वही मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमने एपिस्टेसिस डिस्कस नहीं करा है। व्हेन विल डिस्कस अबाउट एपिस्टेसिस तब आपको ये सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये दिस व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड दिस इज व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग। इतना डिफरेंस है, पहले तो चार रिजल्ट नहीं आ रहे, ऊपर से रेशियो भी मैच नहीं कर रही, उस केस में तो आप रिजेक्ट करोगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है जो भी आपने डाटा में देखा, वो तो चलो ठीक है, उस केस में हम उसको फेल टू बी रिजेक्टेड। फेल टू बी रिजेक्टेड का मतलब आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो गया। if it is rejected, the observed deviation from the expected result is just not to be attributed to chance alone। इसका मतलब वो जो डेविएशन देखने को मिल रही है ना, वो सिर्फ बाय चांस नहीं आई है। देन वी हैव टू, जो आपने नल हाइपोथेसिस दिया था या जो भी आपने एजम्पशंस दी थी, आपको उसको दोबारा री एग्जामिन करना पड़ेगा। और अगर इफ द नल हाइपोथेसिस फेल्स टू बी रिजेक्टेड, इसका मतलब वो जो डेविएशन आई है वो दैट इज एट्रीब्यूटेड टू चांस। देखो दो ही चीजें हैं, जो डेविएशन आ रही है, काई स्क्वायर वैल्यू आपको ये बता देगी कि वो एट्रीब्यूटेड टू चांस है या नहीं है। अगर इफ इट इज एट्रीब्यूटेड टू चांस देन यू विल एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस, और यू कैन से इट विल बी और फेल टू बी रिजेक्टेड। बट इफ यू कैन नॉट, बेसिकली आप उसको सिर्फ चांस पे एट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे कि मतलब कोई और रीजन है, फिर आप उस हाइपोथेसिस को क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। एंड यू हैव टू लुक फॉर अदर फैक्टर्स कि जो चीजें आपने assumptions करी थी। इसका मतलब है ना, आप जैसे आपकी 9:3:3:1 क्यों आई है, आपकी assumptions हैं ईच एलील इज डोमिनेंट और रिसेसिव। अगर मान लो दो एलील में डोमिनेंट रिसेसिव है ही नहीं, फिर कैसे 9:3:3:1 आ जाएगा। फिर आपने कहा कि फर्टिलाइजेशन रैंडम है, आपने कहा कि जो सेग्रीगेशन है वो अनइम्पीडेड है, वो एजम्पशंस के बाद ही ये रेशो है, ठीक है। तो डेविएशन अगर मिलती है, वही ना, जैसे आप कह रहे हो कि मेरी 9:3:3:1 आनी चाहिए बट 9:7 आई, तो फिर साइंटिस्ट ने क्या देखा कि वहां पे एपिस्टेसिस है। एपिस्टेसिस में क्या होता है कि नॉन एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होती है। अभी तक हम कह रहे थे एलील्स के बीच में इंटरेक्शन है, आपने कह दिया कि कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी, ठीक है। लेकिन आपने ये तो नहीं कहा ना कि कोई दूसरी एलील भी उसको अफेक्ट कर रही है, ऐसा तो अभी आपने डिस्कस ही नहीं करा। तो वो 9:7 जो आता है वो किस केस में आता है, जब आपकी नॉन एलिलिक इंटरेक्शन होती है। नॉन एलिलिक इंटरेक्शन का नाम ही एपिस्टेसिस है, क्योंकि मैंडल ने ये बातें नहीं करी ना, ये सब हम पढ़ते हैं एक्सटेंशंस के अंदर, कोडोमिनेंस। अभी आपने कहा कि एक एलील डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, लेकिन मैं कह रहा हूं दोनों ही डोमिनेंट है। जो कोडोमिनेंस होता है, एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो वहां पर फिर ये रेशियोज नहीं आएंगे ना, वो तो फिर केस ही अलग हो गया। जब वो केस ही अलग हो गया तो फिर तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट भी डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें, जैसे अभी जो आपने किया था, जो काई स्क्वायर वैल्यू आई थी, पी वैल्यू आई थी 0.48 इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड, और डाईहाइब्रिड में कितनी आई थी, 0.26, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। अब जो हमारे पास, आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, आपको एक ग्राफ दिख रहा है, एक टेबल दिख रही है, ठीक है। देखो हमें ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, हमें कोई ग्राफ नहीं आने वाला है कि वो आप ग्राफ में से वैल्यू को बताओ, ठीक है, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक वैल्यू दिख रही है पी, एक वैल्यू आपको दिख रही है काई स्क्वायर,
और एक आपको दिख रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, जो मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया है उसमें काई स्क्वायर वैल्यू कितनी आई थी? 0.53। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 1। ठीक है, अब देखो ना, ये ऑलरेडी ग्राफ बने हुए हैं, आपको नहीं बनाने। जैसे ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 है तो ये ग्राफ है, 2 है तो ये ग्राफ है, 3 है तो ये ग्राफ है, 4 है तो ये, और 10 है तो ये। अब मेरी काई स्क्वायर वैल्यू जो है वो कहां पर लाई कर रही है? 0.53, मतलब ये 1 और 0.1 के बीच में होगी। ठीक है, मैंने वहां से एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, टूवर्ड्स टूवर्ड्स योर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 वाला ग्राफ है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे वहीं ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, जहां पर कौन सा ग्राफ है आपका? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 वाला, क्योंकि जो मेरा केस है उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है आपकी? 1 है, क्योंकि आपने कौन से क्रॉस की बात करी है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है आपका? 1 है। तो यहां से ये जो लाइन आपको दिख रही है, काय स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है, इस लाइन को मुझे लेके कहां तक जाना है? जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है पी की वो कितनी है? 0.48। ठीक है, ये तो हमने कहां से डिस्कस करा है? ग्राफ से। ठीक है, कहां से डिस्कस किया आपका? ग्राफ से। यही था ना, वहां पर पी वैल्यू कितनी लिखी हुई थी? 0.48। ठीक है, अब यहां पर आपको एक टेबल दिख रही है। ठीक है, यहां पर आपको क्या दिख रही है? टेबल, जिसमें प्रोबेबिलिटी है 0.90, 0.50, 0.20, 0.05, 0.01 एंड 0.001। ठीक है, अब आप सबसे पहले आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है यहां पे, कि जैसे मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 की बात कर रहा हूं, तो आपको जब आप 0.90 to 0.001 की तरफ जा रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है? काई स्क्वायर की वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। यहाँ पे 0.02 है, यहाँ पे 0.46 है, 1.64 है, 3.84 है। ठीक है, अब देखो काई स्क्वायर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? देखो आपने क्या लिखा है कि सम ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर बाय एक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू तो फिक्स है, वो तो आपने फिक्स कर रखी है। बात है ऑब्जर्व्ड वैल्यू की। इसका मतलब जब आप 0.90 से 0.001 की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसके अंदर एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा डेविएशन है। ठीक है ना, जैसे अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात कहूं, आपने कहा कि मेरे पास 750 और क्या आना चाहिए था? 250 मोनो हाइब्रिड में। ठीक है, अब देखो 750, अब 750, अब ये क्या एक्सपेक्टेड, ये तो फिक्स है। अब ऑब्जर्व्ड वैल्यू 700 भी हो सकती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 650 भी हो सकती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू 600 भी हो सकती है, वो 550 भी हो सकती है, वो 500 भी हो सकती है, वो आपकी 450 भी हो सकती है। तो जितना ज्यादा जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू में फर्क होगा एक्सपेक्टेड से, उतना ही ज्यादा डेविएशन का स्क्वायर आएगा, और उतनी ही ज्यादा का स्क्वायर वैल्यू आएगी। तो ये अंडरस्टूड है। जब हम इधर से यहां तक जा रहे हैं, तो जब p की वैल्यू फॉर एग्जांपल 0.001 है, इस टाइम पे डेविएशन बहुत ज्यादा है, तभी आपको क्या देखने को मिल रहा है यहां पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि 0.05 पे जो वैल्यू है वहां तक तो आप फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ऑब्वियसली डेविएशन यहां पर भी है, अगर आप 0.90 से कंपेयर करोगे तो यहाँ डेविएशन ज्यादा है, बट वो कह रहा है कि यहां तक हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी आप देखोगे भी सही कि हम ना 0.05 को स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। ठीक है, वो 0.05 क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहां तक हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इससे इससे भी अगर पी की वैल्यू कम हुई, पी की वैल्यू कम का मतलब डेविएशन ज्यादा है, डेविएशन का ज्यादा है, उस केस में आप क्या करोगे? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे। अब मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपके पी 0.05 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? का स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिखी हुई है? क्या देख रहे हो यार, यहाँ पे 0.05 पे का स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी हुई है? तो इसमें क्या सोचना है बताओ। हाँ जी, इधर कितनी वैल्यू है? 3.84। ठीक है, उसने आपको एक क्वेश्चन दिया कि P 0.05, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, का स्क्वायर की वैल्यू है 3.84। ठीक है, ये एक फिक्स मान लिया आपने। आपने एक्सपेरिमेंट करा, आपकी वैल्यू आई 3, तो आप क्या करोगे? फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया।
जो आपने दिया था कि देर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन बेसिकली ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। लेकिन अगर वैल्यू 3.84 से ज्यादा आई, देखो ना ये एक फिक्स है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पी 0.05, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, आपको एक ना एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। ये डेविएशन कम है, ये तो चलो एक्सेप्ट ही है, ये भी कम है, ये भी मतलब ऑब्वियसली आप यहाँ पे आप कंपेयर करो इससे, ये इससे ज्यादा है 0.46, 0.46 से ज्यादा है 1.64। देखो वैल्यू ज्यादा का मतलब क्या है, वैल्यू ज्यादा का मतलब क्या है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू की, ऑब्जर्व्ड जो वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड से डेविएशन ज्यादा है। जब वैल्यू 0.02 है तो वो डेविएशन कम है, 0.46 में वो डेविएशन ज्यादा है, 1.64 में वो डेविएशन और ज्यादा है, 3.84 में वो डेविएशन और ज्यादा है, 6.64 में और ज्यादा है, 10.83 में और ज्यादा है। वो कहता है कि ना 3.84 तक हम स्टैंड यहां तक ले लेते हैं। अगर तो मेरी काई स्क्वायर की वैल्यू जो है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, अगर वो बेसिकली 3.84 से कम है, तब मैं उसको फेल टू रिजेक्ट, अगर उससे ज्यादा है तो फिर मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, वो भी हम और भी क्लैरिटी होगी भी आपको ना, बट अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा काई स्क्वायर की वैल्यू, मतलब ये कई बार गिवन भी होता है कि पी 0.05 के ऊपर 3.84 है, और जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया उसमें काई स्क्वायर की वैल्यू इतनी आई है। अगर वो वैल्यू मेरी क्या है, 3.84 से कम है, तब आप उसको एक्सेप्ट करोगे और यू कैन से फेल्स टू रिजेक्ट। लेकिन वो वैल्यू अगर ज्यादा आई 3.84 से, फिर आप उसको क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। मतलब ये इसका एक मेन क्रक्स है। जैसे अभी आपने जो किया है, क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी हुई ना, अब आपकी वैल्यू कितनी आई थी, 0.53, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू थी, काई स्क्वायर की, तो मतलब 0.46 और 1.64 के बीच में है। अब 0.53 ज्यादा किसके पास है, मतलब 0.46 के, इसी वजह से आपकी जो पी वैल्यू है वो 0.48 आई है। क्योंकि क्या ना 0.50 और 0.20 के बीच में ही आएगी, क्योंकि 0.50 पे वैल्यू है 0.46, 0.20 पे है 1.64, आपकी वैल्यू कितनी आई है 0.53, यही आई ना काई स्क्वायर की वैल्यू, तो उसने पी कितना लिखा 0.48। ऐसे ही मान लो अभी जो दूसरा आपने किया, वो यहाँ पे चलो एक्सप्लेन नहीं करेगा, बट वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो आपने डाई हाइब्रिड करा है उसमें काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, आपने कहा कि काई स्क्वायर की वैल्यू आई है मेरी 4.16, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 है, और वहां पे पी वैल्यू कितनी लिखी हुई थी, 0.26। अब मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 देखता हूँ, ठीक है, मुझे कौन सी वैल्यू देखनी है, जो 4.16, ऑब्वियसली वो 2.37 और 4.64 के बीच में होगी। अब वो ज्यादा 4.64 के पास है, क्योंकि वैल्यू कितनी आई है 4.16, इसी वजह से वो वैल्यू 0.26 है। उधर वो वैल्यू जो थी वो 0.46 के ज्यादा पास थी, क्योंकि वो 0.53 आई थी ना, इसलिए वो वैल्यू 0.48 आई। अभी जो वैल्यू आई वो बेसिकली आपकी 4.16 है, तो वो 4.64 के पास है, इसी वजह से पी वैल्यू कितनी आई है 0.26। मतलब यहाँ पर वो गिवन नहीं है आपको ना, यहाँ पर सिर्फ एक टेबल दी होते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये हमारा मोटिव नहीं है कैसे वैल्यूज को निकालना है। सिर्फ यहाँ पे आपको ये समझना है कि अभी भी हम इस चीज पे ना है कि पी वैल्यू क्या बता रही है, वो अभी नेक्स्ट आएगा। बट द थिंग इज दैट कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, काई स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई, बट वो पी वैल्यू क्यों आ रही है। मतलब वो जो पी वैल्यू आपने कहा कि जब मेरा काई स्क्वायर 0.53 है तो पी वैल्यू आपने कहा 0.48 है, जब काई स्क्वायर 4.16 है तो पी 0.26 है। वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल, हम उसको कैसे एनालाइज कर पा रहे हैं। ठीक है ना, कैसे हम उसको, मतलब आपको टेबल, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो आपको ऐसे नहीं पता लग रही ना, वो तो जैसे आपको बता दिया मैंने 0.48 है, अगर मैं आपको ये कह देता काई स्क्वायर 0.53 है, आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। ठीक है ना, ऐसे कहाँ से बता दोगे कि 0.46, चलो ये कह दोगे कि 0.46 और 1.64 के बीच में है, मतलब 0.20 और 0.50 के बीच में है, बट एग्जैक्ट तो आप नहीं बता सकते ना, और वो हमें बताना भी नहीं है। आपको बस ये समझना है कि आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको इस चीज में नहीं जाना है कि ये सब क्या हो रहा है। ठीक है, आपको बस ये समझना है, आपके पास काई स्क्वायर वैल्यू आई है, ठीक है, आपके पास एक ग्राफ है, एक टेबल है, उसमें से आप कैसे पी वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपको पता ही है, आप
अगर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ग्राफ है, यहाँ पे एक वैल्यू पुट करी हुई है, और अब मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे जाना था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पी की क्या वैल्यू है। ये तो ग्राफ ही होता है, सिंपल ग्राफ की बात करते हैं और एक टेबल है। अब मेन हम इस चीज पे आएंगे कि पी वैल्यू बता क्या रही है, और ये पी 0.05, व्हाट इज दिस पी 0.05। ठीक है, इसको हम क्यों स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। देखो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि आप डेविएशन, आपने एक लिमिट तक डेविएशन को एक्सेप्ट करना है। उन्होंने ये वैल्यू रख दी 0.05, कि इस पे जो वैल्यू है, अगर मेरी वैल्यू इससे ज्यादा आ रही है तो मैं उसको रिजेक्ट करूंगा, और मेरी वैल्यू अगर इससे कम आ रही है तो उसको मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। वो भी हम समझेंगे एक्चुअली ये पी वैल्यू क्या बताती है आपको। अभी तक काई स्क्वायर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, काई स्क्वायर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, और तीसरा आपकी पी वैल्यू। आपको एग्जाम में ये निकालने नहीं आने वाली है, बट ये चीज समझने के लिए, जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, वहां पर पी 0.05 लिखा होगा, वो भी आपको दिया होगा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 पे काई स्क्वायर की वैल्यू जब पी 0.05 है तो वो 3.84 है। आपने एक्सपेरिमेंट करा, या मतलब मे बी आपको डाटा दिया हुआ है, आप खुद वहां से काई स्क्वायर निकालो, ठीक है, और वो काई स्क्वायर की वैल्यू अगर तो इससे ज्यादा आई तो फिर आपको हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, और अगर इससे कम आई तो आपको हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है और फेल्स टू बी रिजेक्टेड। देखो एक बार इसको, इसमें कुछ डाउट है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, इंटरप्रेटिंग प्रोबेबिलिटी वैल्यूज। ठीक है, अब देखो उसने क्या बताया, सो फार वी हैव बीन कंसर्न्ड विद द कैलकुलेटिंग काई स्क्वायर वैल्यूज एंड डिटरमाइनिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग पी वैल्यूज। अभी तक तो हमने यही देखा है, और एक आपका एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलग अलग थी, तो आपको काई स्क्वायर की वैल्यू को कौन से ग्राफ पे लेके जाना है, क्योंकि अगर तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो उस ग्राफ पे लेके जाएंगे, 2 है तो उस पे, क्योंकि वो सब ग्राफ अलग अलग थे। These steps bring us to the most important aspect of chi-square analysis, understanding the meaning of p-value. It is simplest to think the p-value as a percentage. आप p को मान लो परसेंटेज, जैसे अभी आपने डायहाइब्रिड क्रॉस कराया, तो p वैल्यू कितनी आई थी, 0.26, वही थी ना आपकी जो 0.26 आई थी, जिसमें काई स्क्वायर वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 4.16। काई स्क्वायर था 4.16 और p वैल्यू कितनी लिखी हुई थी, 0.26। वो कहता है विच कैन बी थॉट ऑफ एज 26%, मतलब आप उसको 0.26 को 26% मानो। इन आर एग्जाम्पल द पी वैल्यू इंडिकेट्स दैट इफ यू रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट मैनी टाइम्स, आपने एक्सपेरिमेंट करा, देखो जो काई स्क्वायर वैल्यू आई है इसका मतलब डेविएशन तो आई है। काई स्क्वायर की वैल्यू कब आती है, जब डेविएशन आती है। अगर तो आप कह रहे हो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड इक्वल है, तो फिर तो कुछ डेविएशन ही नहीं है। जब डेविएशन ही नहीं है तो काई स्क्वायर वैल्यू कहां से है, काई स्क्वायर वैल्यू है तो डेविएशन है। अब वो कह रहा है 26% का क्या मतलब है, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को बारी बारी करो, आपने आप इस एक बार तो डेविएशन आई, यू आपने उस एक्सपेरिमेंट को मैनी टाइम्स करा, जैसे आपने 10 बारी करा, 20 बार करा, तो बेसिकली वो कह रहा है 26% ऑफ द ट्रायल्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट चांस डेविएशन एज ग्रेट एज और ग्रेटर देन दैट सीन इन द इनिशियल ट्रायल। जो अभी आपने एक्सपेरिमेंट करा, आपने कहा कि मैं एक्सपेरिमेंट को 100 बारी दोबारा करता हूं, उसमें से जो डेविएशन अभी आई है, जो अभी काई स्क्वायर 0.53 आया है, तो 26, पहले तो देखो जो डेविएशन है वो इतनी ज्यादा है नहीं, जो आपने डाटा देखा है, तो उतनी या उससे ज्यादा डेविएशन 100 में से 26 टाइम्स आएगी, और 74% ऑफ द रिपीट शो लेस डेविएशन देन इनिशियली ऑब्जर्व्ड एज ए रिजल्ट ऑफ चांस, क्योंकि जो डेविएशन आई है आप कह रहे हो ना चांस से ही आई है, तो अब वो डेविएशन पहले इतनी ज्यादा नहीं है, और अगर आप उसी एक्सपेरिमेंट को 100 टाइम्स करोगे तो 74% ऑफ द रिपीट्स में डेविएशन कम ही आएगी उससे भी, तो मतलब ये तो कुछ ज्यादा है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, आप उसको एक्सेप्ट करोगे। तो यहां पे उसने लिखा ना, दस द पी वैल्यू रिवील्स दैट नल हाइपोथेसिस इज नेवर प्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड एब्सोल्युटली, मतलब आप 100% श्योरिटी से नहीं कहते, आप सिर्फ ये कह देते हो कि एक बार एक्सपेरिमेंट करा, जो डेविएशन आई है, अगर आप उसी एक्सपेरिमेंट को बारी बारी करोगे तो जितनी डेविएशन आई है या तो उससे ज्यादा आएगी, उतनी आएगी, या उससे कम आएगी, तीन ही चीजें होंगी ना।
अगर आपने कहा कि मैंने एक्सपेरिमेंट करा, मेरे पास डेविएशन आई है, आपकी काई स्क्वायर वैल्यू कितनी आई? 4.16। आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्या होगा? या तो इतनी आएगी, या इससे ज्यादा आ जाएगी, मान लो 4.5 आ गई, या 3.5 आ गई। तीन ही चीजें हो सकती है ना, या तो उतनी आएगी, या ज्यादा आएगी, या कम आएगी, और तो कुछ नहीं होगा। अब वो डिपेंड कर रहा है कि जो कितनी बारी ज्यादा आएगी, कितनी बार कम आएगी। तो पी वैल्यू बस आपको ये आइडिया दे देती है कि 26.26 का मतलब 26% जो है वो इतनी और इससे ज्यादा आएगी, और 74% और 74% ऑफ द रिपीट कम दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या ना कि अगर आप ये कह रहे हो कि 74% ऑफ द रिपीट्स कम दिखा रहा है जितनी आई है, पहले तो जितनी आई है उसको तो हम एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि वो तो ज्यादा है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे डाटा देखो, क्योंकि मैंने कहा था हम 0.05 को स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पे 0.05 पे क्या वैल्यू है? 7.82। आपकी कितनी आई है? 4.16। आपकी कम आई थी ना, मतलब मैंने कहा कि स्टैंडर्ड हम इसको लेके चलते हैं, आपकी इससे कम आई थी। अब 74% टाइम्स करोगे, इससे और भी कम आएगी, और 26% इतनी या इससे थोड़ी सी, 4.16 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, तो उसको हम एक्सेप्ट ही करेंगे। ठीक है ना? लेकिन अगर आपकी काई स्क्वायर वैल्यू, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड इसको सेट करा है, जैसे अगर काई स्क्वायर की वैल्यू आपकी मान लो 7.82 से ज्यादा आई होती, तब आप उसको रिजेक्ट करते। ठीक है ना? तब आप उसको क्या करते? रिजेक्ट करते। ठीक है? हमने 0.05 को स्टैंडर्ड लेना है, अभी इसी को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड आपको सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो फिर आप नहीं चल सकते ना। ये तो ऑब्वियसली आपको क्या शो कर रहा है कि जो P.26 आया है, और पी वो तो P 0.05 से वैसे ही बड़ा है, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड पी किसको करा है? 0.05। आपकी वैल्यू 0.26 आई है, तो ये तो एक्सेप्ट होगा ही होगा। ठीक है? 0.05 से कम आएगी पी की वैल्यू, और काई स्क्वायर की वैल्यू अगर इससे ज्यादा आएगी, काई स्क्वायर की वैल्यू जब, जो पी 0.05 पे जो काई स्क्वायर की वैल्यू है, और जब पी, क्योंकि पी जब कम होता जा रहा है, काई स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जितना पी ज्यादा है, उतनी काई स्क्वायर की वैल्यू कम है। आप ये देखो ना, आपके सामने टेबल है, इसमें तो कोई वो है नहीं, एक टेबल है। 0.90 है तो 0.02 है, 0.50 है तो 0.46 है, अगर हम 1 की बात कर रहे हैं। 0.20 है तो 1.64 है, 0.05 है तो 3.84 है, 0.01 है तो 6.64 है। जितनी पी की वैल्यू कम होगी, उतनी डेविएशन ज्यादा है। जितनी पी की वैल्यू ज्यादा होगी, उतनी डेविएशन क्या है? कम है। ठीक है? अब आते हैं हम 0.05 के ऊपर। ठीक है? तो 0.26 को आपने क्या मानना है? परसेंटेज। ठीक है? अब देखो उसने क्या लिखा। इंस्टेड a relative standard is set that we use to either reject or fail to reject the null hypothesis। और स्टैंडर्ड हमने कौन सी वैल्यू पे सेट किया है? 0.05। when applied to chi-square analysis, p value less than 0.05 means that observed deviation in the set of results will be obtained by chance alone less than 5% of time। आपने कहा कि मेरी जो डेविएशन आई है वो बाई चांस आई है। ठीक है? अब आप क्या कह रहे हो कि 5 पर, अगर आप पी 0.05 से कम की बात कर रहे हो, आप मतलब सिर्फ 5% श्योर हो कि वो बाई चांस आई है, तो 95% आप श्योर नहीं हो। कम से कम 5% तो श्योर हो ना कि वो बाई चांस आई है। 0.05 का मतलब है कि 5%, कि मैं 5% श्योर हूं कि वो बाई चांस आई है। देखो, अगर तो क्या, अगर तो आप कह रहे हो कि मैं 75% श्योर हूं, तब तो सही बात है, तब तो क्या प्रॉब्लम है? आप कह रहे हो चलो मैं 50% श्योर हूँ, 50% नहीं हो, फिर भी चलो, वो कहता है चलेगा। कहते कम से कम 5% श्योरिटी दो कि जो डेविएशन आई है वो बाई चांस आई है। अगर आप 5% से भी कम श्योर हो, आप 4% श्योर हो, 2% श्योर हो, फिर आप उसको रिजेक्ट करो। अगर पी की वैल्यू 0.05 से कम आती है, क्या लिखा है? when applied to chi-square analysis, p value less than 0.05 means that observed deviation in the set of results will be obtained by chance alone less than 5% of the time। देखो, नल हाइपोथेसिस जब आपने दिया था ना, आपने एक स्टेटमेंट दी थी, देर इज नॉट देर इज नॉट ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो भी डेविएशन आ रही है वो बाई चांस आ रही है। बट वो अब आप परसेंटेज की टर्म्स में बात कर रहे हो, कि मैं कह रहा हूं कि 5% मैंने सेट कर दिया कि 5% कम से कम आपको श्योर होना पड़ेगा कि वो बाई चांस आई है। अगर आप 5% भी श्योर नहीं हो,
तो आप उसको रिजेक्ट करोगे, क्योंकि भाई है ना वो वैल्यू वैसे भी काई स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है। अगर आप 0.05 से मतलब पी की वैल्यू कम की तरफ जा रहे हो, जैसे अभी आपने देखा 3.84 थी, किसके ऊपर, 0.05 के ऊपर, उसे आगे क्या लिखा हुआ है, 0.01 0.05 से कम है ना, उस पे वैल्यू कितनी है, 6.64। तो ये डेविएशन ही ज्यादा है, ठीक है। तो 5% वो कहता है आप श्योर हो, तो 0.05 पे हम 5% ही श्योर है कि वो, दैट इज जो डेविएशन आ रही है वो आपकी बाई चांस आ रही है। लेकिन ना सच ए पी वैल्यू इंडिकेट्स दैट डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स इज सब्सटेंशियल एंड रिक्वायर्स अस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, अगर मेरी पी की वैल्यू 0.05 से कम है। लेकिन अगर मेरी पी वैल्यू 0.05 या उससे ज्यादा है, 1 तक चलेगा, वैसे तो इसमें 0.90 तक दिखा रखा है, इंडिकेटिंग दैट ऑब्जर्व डेविएशन विल बी ऑब्टेन्ड बाय चांस अलोन 5% और मोर ऑफ द टाइम। मतलब जो डेविएशन आ रही है बाय चांस, क्योंकि डेविएशन तो आ रही है, बट बाय चांस की हम बात कर रहे हैं, उसके उसमें आप कह रहे हो कि 5% जो है वो मैं श्योर हूं कि बाई चांस आ रही है, या उससे ज्यादा 5 से ऊपर, चाहे आप 0.90 मतलब 90%। अब आपसे कहा जाए ना कि आपने कहा कि डेविएशन बाई चांस आ रही है, कितने आप श्योर हो, आपने कहा मैं 90% श्योर हूं, आपने कहा मैंने 80% श्योर हूं, आपने कहा मैं 70% श्योर हूं, आपने कहा मैंने 60% श्योर हूं, ठीक है। वो उसने फिर भी 5% सेट किया है, कि 5% श्योरिटी भी है ना, कि आप पक्का होगी, 5% भी आप कह रहे हो कि बाई चांस आ रही है, तब भी हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन 5% से कम नहीं चलेगा, 5% आपको श्योरिटी से बताना पड़ेगा, वो हमें काई स्क्वायर वैल्यू से ही पता लगता है। काई स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग पी वैल्यू निकालेंगे। अगर तो आप कह रहे हो पी 0.26 आया है, तो यू आर 26% श्योर फॉर एग्जाम्पल कि वो बाई चांस आई है, ठीक है। पी अगर आप कह रहे हो कि 0.5 है, यू आर 50% श्योर। तो 5% वो श्योरिटी की बात कर रहा है। अगर आप 5% भी कह रहे हो कि मतलब जो डेविएशन आ रही है वो बाई चांस 5% और मोर ऑफ द टाइम, ठीक है। तो इसमें फिर हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारा पी 0.05 स्टैंडर्ड है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पी 0.05 पे जो काई स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, अगर आपकी वैल्यू से कम आ रही है, इसका मतलब पी वैल्यू तो ज्यादा है। और अगर आपकी पी की वैल्यू, अगर आपकी काई स्क्वायर की वैल्यू 3.84 से ज्यादा है, तो पी की वैल्यू तो 0.05 से कम ही होगी। तो उस केस में आप रिजेक्ट करोगे, अदरवाइज आप उसको क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। हाँ, ये क्या होता है ना, डाटा होता है। जैसे आपके पास ये स्टैट्स है ना, स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं। आपके पास मान लो क्या होता है ना, जितना भी आगे हम स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, उनको कुछ ना कुछ डाटा होता है ना, उनको उनको डाटा जैसे ग्राफ भी बनाने होते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो या कोई भी आप रिजल्ट्स आपके आते हैं, तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस उसकी बताते हो, कि वो जो रिजल्ट आया है, जैसे अब यहाँ पर आप जाओगे ना, पीजीआई में रिसर्च होती है, वहां पर तो उनको स्टैट्स करना ही होता है, उनके टेस्ट में भी स्टैट्स आता है। क्योंकि आईसीएमआर, मेडिकल मेडिकल फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हो, आपके पास पेशेंट्स का डाटा आ रहा है। बट मैं ये नहीं कह रहा ना कि वो काई स्क्वायर टेस्ट ही है, टेस्ट बहुत सारे होते हैं। वो जैसे मैं अभी बता रहा था, टी टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है, स्टूडेंट टी स्क्वायर टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स तो उनको पढ़ना पड़ता है, कि अब पता नहीं ना, वो जिस टाइप वो स्टैट्स वाला टेस्ट डिपेंड करता है आपके पास किस टाइप का डाटा है, और आप किस टाइप के रिजल्ट लगा रहे हो। फिर जैसे आपके पास एक डाटा आया, आप मीन वैल्यू निकालते हो, फिर आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हो, ये सारा उनको करना पड़ता है। तो ये तो हम सिर्फ एक ये भी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये भी तो हम एक डाटा की बात कर रहे हैं। मैंडल ने कह दिया ये एक्सपेक्टेड है, मैंडल ने तो यही कहा था कि जो उसने रेशियो दे दी वो हाइपोथेटिकल रेशियोज हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, बट ऑब्जर्व वैल्यू डिफरेंट आ रही है। अब वो बाई चांस आ रही है, आपने कह दिया कि वो डेविएशन बाई चांस आ रही है, बट आपको कुछ ना कुछ परसेंट तो श्योर होना पड़ेगा ना, कि कितने परसेंट आप श्योर हो कि भाई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने कहा कि मैं 90% श्योर हूँ, तो बिल्कुल सही है, फिर तो हम एक्सेप्ट ही करेंगे। 10% ही नहीं हो ना श्योर, बट उसने 5% फिर भी कहा है कि 5% दैट ऑब्जर्व डेविएशन इन द सेट ऑफ रिजल्ट बी ऑब्टेन्ड बाई चांस अलोन इफ लेस देन 5% ऑफ टाइम है, कि आप 5% भी श्योर नहीं हो, तो अब आप उसको क्या करोगे, रिजेक्ट। और अगर आप 5% या उससे ज्यादा अगर आप श्योर हो कि जो डेविएशन आ रही है बाई चांस अलोन 5% और मोर ऑफ द टाइम,
तब आप उसको क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे। ठीक है ना कुछ तो आपको श्योरिटी देनी पड़ेगी ना। 5% तो कुछ भी नहीं होता कि 5% ही आप कह रहे हो कि मैं 5% ऑफ द जो ट्रायल्स हैं, या 5% आप श्योरिटी है कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि वो बाई चांस आ रहा है। डेविएशन तो आ रही है, काई स्क्वायर की वैल्यू तभी आ रही है जब डेविएशन है। बट द थिंग इज दैट वो डेविएशन बाई चांस आ रही है, उसको आप कितने परसेंट श्योरिटी से बोल रहे हो, वो पी वैल्यू आपको बता रही है। ठीक है, अब इसमें चलो एक दो पॉइंट्स हो रहे हैं, फिर ये काई स्क्वायर हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे उसने बेसिकली हमें बस एक दो पॉइंट्स हमें बताए हैं। वो कह रहा है कि 10 विद द पी वैल्यू 0.26 द नल हाइपोथेसिस दैट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकाउंट्स फॉर द रिजल्ट फेल्स टू बी रिजेक्टेड, क्योंकि मेरी पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा आई है, तो उस केस में तो मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, देयर फॉर द ऑब्जर्व डेविएशन कैन बी रीजनेबली एट्रीब्यूटेड टू चांस। ठीक है, आप कह सकते हो कि आप मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 26% श्योर हो कि वो बाई चांस आई है। ए फाइनल नोट इज रेलिवेंट हेयर कंसर्निंग द केस वेयर द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, जब पी की वैल्यू 0.05 से कम आ रही है, जैसे आपने कहा कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे 9331, बट वी रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन आवर कैलकुलेशन, क्योंकि पी वैल्यू आपकी 0.05 से कम आ रही है। तो वो कह रहा है व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा, क्योंकि रिसर्चर्स को फिर दोबारा जो एजम्पशंस थी उसको रीअसेस करना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपने नल हाइपोथेसिस दिया है, जैसे हमारे डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या एज्यूम करा था, सेग्रीगेशन ऑपरेट्स फेथफुली, मतलब सेग्रीगेशन हो रही है, सेग्रीगेशन इज अनएम्पीडेड। हमने ये भी एज्यूम करा था कि फर्टिलाइजेशन रैंडम है, एंड द वायबिलिटी ऑफ ऑल गैमेट्स इज इक्वल रिगार्डलेस ऑफ द जीनोटाइप। अब कई बार क्या हो सकता है ना, आपने कहा कि मेरे गैमेट बने हैं, मान लो आपने कह दिया कि कैपिटल आर कैपिटल वाई बना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई बना है, स्मॉल आर कैपिटल वाई बना है, स्मॉल आर स्मॉल वाई बना है। हम कह रहे हैं कि सारे इक्वली वाइबल है, ये हमने एज्यूम करा है। देखो ये सिर्फ हमने मेंडल की बात करी है, जैसे मान लो कल मैंने आपको क्वेश्चन कहा था ड्रोसोफिला का। अब कई बार क्या हो सकता है ना, मैंने कहा कि अगर ऐसा गैमिट बना जिसमें दोनों रिसेसिव हैं, वो वाइबल ही नहीं है, मतलब वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा गैमिट, तो उस केस में फिर रिजल्ट वो नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने जो एज्यूम करा ना, आपने कहा कि फर्टिलाइजेशन रैंडम है एंड वाइबिलिटी ऑफ ऑल गैमेट्स इज इक्वल रिगार्डलेस ऑफ द जीनोटाइप, दैट इज ऑल गैमेट्स आर इक्वली लाइकली टू पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन। लेकिन मैंने कह दिया ये जो गैमेट है, ये वाला जब कॉम्बिनेशन आया तो वो वाइबल ही नहीं है, तो वाइबल ही नहीं है तो फिर वो कैसे पार्टिसिपेट करेगा फर्टिलाइजेशन में। फाइनली वी एज्यूम दैट फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन। अब एक चीज और वो कह रहा है, कहता है चलो फर्टिलाइजेशन होगी। अब क्या होता है कि ना अलग अलग टाइप के जीनोटाइप्स बने हैं, जैसे आप कह रहे हो कि दोनों डोमिनेंट हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, एक रिसेसिव है दूसरा डोमिनेंट है, दोनों रिसेसिव है। अब वो क्या कर रहा है, ऑल प्री एडल्ट स्टेजेस एंड एडल्ट ऑफस्प्रिंग स्टेजेस आर इक्वली वाइबल, आर इक्वली वाइबल। अब मान लो क्या होता है ना, जो भी आपके अलग अलग जीनोटाइप आए फर्टिलाइजेशन के बाद, वो कह रहा है वो प्री एडल्ट मतलब अभी यंग स्टेज पे भी हैं और एडल्ट में इक्वली क्या है वो आपके वाइबल है। लेकिन कई बार क्या हो सकता है, मान लो मैंने कह दिया जो स्मॉल वाई कॉम्बिनेशन बना, पहले तो गैमिट्स ऐसा हो सकता है कि वो वाइबल ना हो, चलो गैमिट सारे वाइबल है, बट जो एक स्पेसिफिक जीनोटाइप बना, मान लो वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। अब जाइगोट बन गया, बट इसका ये थोड़ा मतलब है कि वो सर्वाइव भी करेगा, तो उस केस में भी रेशियो आपकी फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एजम्पशन इनकरेक्ट है कि कौन कौन सी, मान लो आपका एक तो चलो हम यही मान लेते हैं कि आ, सारे के सारे गैमेट्स अगर वायबल है ही नहीं, या जितने भी पॉसिबल जीनोटाइप्स बन रहे हैं वो सारे के सारे आपके सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, तो उस केस में फिर ये रेशियो नहीं आएगी। ठीक है ना, ये जो 9331 है ये सारी assumptions हैं। segregation is unimpeded, all gametes are equally likely to participate in fertilization। जितने भी आपके फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी जीनोटाइप्स बन रहे हैं, उसमें जो भी प्री एडल्ट स्टेज है एडल्ट है वो इक्वली वाइबल है। जैसे आपने मैंने आपको ना आपकी रेशियो है 9331, मैंने कह दिया स्मॉल वाई सर्वाइव ही नहीं करता, तो वो वन तो वैसे ही खत्म हो गया। ऐसे मैंने कह दिया कि जो स्मॉल आर है कैपिटल वाई है वो भी सर्वाइव नहीं करता, तो वो तो वैसे ही खत्म हो गए। जब वो है ही नहीं तो फिर आप उसको कैसे रेशियो में आओगे, तो फिर तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलने वाला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने यहाँ पे कोट किया है, an example will clarify this point. Suppose our null hypothesis is that a diploid cross between fruit flies will result in
3/16 म्यूटेंट विंगलेस फ्लाइज। मतलब ये उसने एक एग्जांपल दिया है कि 3/16 कौन सी बननी चाहिए, विंगलेस। हाउएवर परहैप्स फ्यूअर ऑफ द म्यूटेंट एम्ब्रियोज आर एबल टू सर्वाइव। जैसे बने बहुत सारे बने, बट उसमें से कुछ ही म्यूटेंट वाले प्री एडल्ट या यंग एडल्टहुड की तरफ गए। एज ए रिजल्ट व्हेन द डाटा आर गैदर्ड, तो हमें 3/16 से कम मिले। जैसे यहां पर एक होता है ना, एक फिनोटाइप आ रहा है, जैसे आपने कहा 9331 आना चाहिए, उसने कहा कि 3/16 विंगलेस वाले आने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन वो जो विंगलेस वाले बने हैं, बने वो मान लो 100 हैं, ठीक है, बट उसमें से सर्वाइव सिर्फ 30 ही कर पा रहे हैं, तो वो 70 तो वैसे ही गायब हो गए। तो वो तो फिर आपको कम ही देखने को मिल रहा है ना। सो रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इज नॉट इन इटसेल्फ कोज फॉर अस टू रिजेक्ट द वैलिडिटी ऑफ पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सिर्फ यही रीजन नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि सेग्रीगेशन सही से नहीं हो रही या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं ना, कि आपका जाइगोट बन रहा है, प्रोजेनी बन रही है, बट वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रही। तो उन फैक्टर्स के बारे में तो हमें पता ही नहीं है ना। ठीक है ना, तो जो डेविएशन आपको देखने को मिल रही है, सिर्फ ये नहीं है कि आ, क्योंकि जब आप बात करोगे, फॉर एग्जांपल जब हम बात करेंगे लिंकेज की, तो वहां पे जीन्स लिंक्ड है, वहां पे तो वैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये नहीं है कि सिर्फ रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस इज नॉट इन सेल्फ कोज फॉर अस टू रिजेक्ट द वैलिडिटी ऑफ पोस्टुलेट ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम उसको रिजेक्ट करें, और भी रीजन हो सकते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है ना, आपने कहा ना मेरी रेशियो 9331 आनी चाहिए, बट वो रेशियो नहीं आ रही है। वो उसके पीछे सारी एजम्पशंस आपको पहले दे रखी हैं। अगर उनमें से कोई भी एजम्पशन नहीं काम कर रही है, या उनमें से कोई भी चीज नहीं काम कर रही है, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे मैं ना कि सारे गैमेट्स आपने कहा वायबल होने चाहिए, बट वो चलो पी प्लांट में भी चलो वायबल है, बट अगर आप वो एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला के ऊपर कर रहे हो, तो क्या पता वायबिलिटी ऑफ गैमेट्स नहीं है, जिसमें दोनों रिसेसिव आ गए। चलो वायबिलिटी ऑफ गैमेट सब किया है, बट जब क्रॉस बना, जो प्रोजेनी बने, मान लो वो कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक जिसमें म्यूटेंट विंगलेस फ्लाइज होती हैं, वो बने 100, बट उसमें से 70 किली हो गए, मतलब वो प्री एडल्ट या यंग एडल्टहुड की तरफ जा ही नहीं पाए। तो बिकॉज आप तो लास्ट में काउंट कर रहे हो ना, यू आर काउंटिंग द प्रोजेनी। जब ड्रोसोफिला आपको लास्ट में जो दिख रहे हैं, आप उसी को काउंट कर रहे हो ना। जो ड्रोसोफिला किली हो गए, उनका तो आपको पता ही नहीं चला। ठीक है, तो इस वजह से आपके जो जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में आपको शायद नहीं पता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको काई स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करना, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, जैसे आपको चलो आपको काई स्क्वायर वैल्यू निकालनी आती है, बट आपको आपने कहा कि इसमें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे। ठीक है, फिर आप कहोगे कि मेरे को पी वैल्यू के बारे में कुछ नहीं पता है। तो पूरे काई स्क्वायर के अंदर तीन ही चीजों की बात हुई है, और वो तीन चीजें आपको यहाँ पे टेबल में भी दिख रही हैं और ग्राफ में भी दिख रही हैं। काई स्क्वायर वैल्यू आपको पहले, अगर तो गिवन है इट्स गुड, अगर निकालने को दी होगी तो आपको निकालनी भी पड़ेगी। ठीक है, पी 0.05 पे, ये तो आप वैल्यू वैसे ही याद रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, पी 0.05 पे काई स्क्वायर की वैल्यू 3.84 होती है। ये चाहे गिवन है चाहे नहीं गिवन है, वैसे भी याद रखना, सिर्फ एक ही याद रख लो आप। ठीक है, और उसने कहा कि मैंने जो टेस्ट किया जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, मेरी वैल्यू जो है वो 3.84 से क्या आई है, अगर कम आई है तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, अगर वो वैल्यू 3.84 से ज्यादा है तो आप उसको क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका काई स्क्वायर टेस्ट कंप्लीट।